पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। वोटिंग से ठीक पहले देरा में आज दिन भर बवाल मचा रहा और ये बवाल भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी होशियार सिंह के सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो पर था, क्योंकि जिस प्रकार से वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया और ये तेजी के साथ पूरे प्रदेश में वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो हालांकि खुद होशियार सिंह ने पोस्ट किया था। वीडियो में होशियार सिंह कह रहे हैं कि एक टैक्सी में सवार होकर 4-5 युवक जो कि अपने आप को पुलिस का कर्मचारी बता रहे थे, सादे ड्रेस में थे, बिल्कुल सिविलियन ड्रेस में थे, उन्होंने चप्पल पहन रखी थी, उन्होंने शॉर्ट्स पहन रखे थे और इस पर होशियार सिंह ने बड़े स्तर पर आरोप लगाया कि ये तमाम पुलिस कर्मचारी दूसरे भेष में उनकी जासूसी कर रहे हैं और उनकी रैकी के लिए पिछले 3-4 दिनों से पूरे विधानसभा क्षेत्र में उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें केंद्र से सुरक्षा मिली हुई है, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां उनके पीछे हैं। और होशियार सिंह वीडियो में यह भी कहते हुए सुने जा रहे हैं, अगर ये लोग मेरे पीछे आएंगे तो मैं गोली मार दूंगा, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों से पुलिस मेरे पीछे लगा रखी है, मेरी जासूसी की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जहां भी जाता हूं वहां उनके पीछे पुलिस कर्मचारी खड़े होते हैं, उनकी तमाम बातों को सुनते हैं, उनकी पूरी तरह से आज़ादी पर बंदिश लगा रखी है। उन्होंने आज सुबह भी जब बेसनोट गए हुए थे तो सादे कपड़े में पुलिस के जवान वहां पहुंच गए। होशियार सिंह ने कहा कि अगर पुलिस भेजनी है तो आप वर्दी में भेजिए, चप्पल शॉर्ट्स में नहीं। जाहिर तौर पर देरा की सीट पर कल वहां पर मतदान होना है, 3 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। और इस होशियार सिंह के वीडियो के बाद उनकी धर्मपत्नी का भी एक वीडियो आया जिस पर वह कह रही हैं कि उन्हें जान का खतरा है और दहशत का माहौल देरा में बन गया है। लेकिन इस पर जबरदस्त तरीके से पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि हार से होशियार सिंह बौखला गए हैं, हार देकर बौखला गए हैं और अब वे लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा कि केंद्र से उन्हें सुरक्षा मिली हुई है, सुरक्षा एजेंसियां उनकी सुरक्षा में तैनात हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों के नाम पर थ्रेट कर रहे हैं, सुरक्षा कर्मचारियों की गन की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि वे गोली मार देंगे, जान से मार देंगे उनके पीछे कोई आया। और यहां पर तुरंत प्रभाव से कांग्रेस ने कहा है कि उनकी सुरक्षा एजेंसियों को जिस प्रकार से होशियार सिंह वहां पर इसका मिसयूज कर रहे हैं, इसका पूरी तरह से रिव्यू किया जाए। यानी कि बड़ा सियासी विस्फोट आज ये देरा विधानसभा क्षेत्र में था, क्योंकि कल मतदान होगा और आज की रात जिस प्रकार से माना जाता है कि वोटिंग से पहले की रात कायनात की रात होती है, पूरी तरह से तमाम राजनीतिक दलों की बात की जाए, प्रत्याशियों की बात की जाए, पूरा जोर आजमाइश लगा दी जाती है, एक एक वोटर को नो करने का प्रयास किया जाता है, डोर टू डोर प्रचार के अलावा मोबाइल फोन से संपर्क किया जाता है। लेकिन अब देरा की कहानी पूरी तरह से सोशल मीडिया पर जारी इस वीडियो को लेकर शुरू हो गई है, जिस पर कांग्रेस पलटवार कर रही है कि वहां के जो भाजपा के प्रत्याशी है वह लोगों को मारने की धमकी दे रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, गोली से जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जब भाजपा कह रही है भाजपा के कैंडिडेट पर वहां पर जासूसी की जा रही है, उनकी आजादी पर पूरी तरह से पहरा लगा दिया गया है। जाहिर तौर पर यह पूरा घटनाक्रम कल मतदान होते तक पूरी तरह से हावी रहेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा सीटों पर कल सुबह मतदान होगा। ठीक सुबह 7 बजे ये वोटिंग शुरू हो जाएगी और शाम 6 बजे तक चलेगी। देरा, हमीरपुर, नालागढ़ तीनों ही विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। तीनों ही निर्दलीय पिछली बार 2022 में जीत कर आए थे, लेकिन राज्यसभा के लिए जिस प्रकार से कैंडिडेट के लिए चुनाव हुआ, तीनों ही आजाद प्रत्याशियों ने भाजपा का साथ दिया और फिर रेजिग्नेशन देकर भाजपा के पाले में चल गए, जिस कारण अब हिमाचल प्रदेश की इन 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। कल इन सीटों के लिए तमाम तरह की वोटिंग शुरू करने के लिए पूरी इंतजाम तैयार कर लिए गए हैं और इसके लिए कुल 13 कैंडिडेट चुनावी रण में है, जो कि कल अपने भविष्य का, अपने भाग्य का फैसला जनता उनका कल तय करेगी, क्योंकि इन तमाम 13 कैंडिडेट्स का कल भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। 13 जुलाई को ईवीएम मशीनें खुलेगी, तब पता चलेगा कि इन 13 में से कौन 3 विधानसभा में पहुंचते हैं, किन 3 की जीत होती है। विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 315 मतदान केंद्र बनाए गए, इनमें 23 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं, सेंसिटिव हैं। इन
चुनावों में 2,59,59,000 वोटर कुल अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं, कुल वोटर हैं इसके लिए। देरा में कमलेश ठाकुर जो कि मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी हैं, उनकी सीधी टक्कर पूर्व इंडिपेंडेंट प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के इस बार कैंडिडेट होशियार सिंह से होगी। जबकि हमीरपुर सदर सीट में कांग्रेस के पुष्पिंदर वर्मा के सामने भाजपा के आशीष शर्मा जो कि पिछली बार रिकॉर्ड मतों से निर्दलीय चुनाव जीत कर आए थे। नालागढ़ में पूर्व आजाद प्रत्याशी या पूर्व विधायक केएल ठाकुर जो कि इस बार भाजपा के कैंडिडेट है, उनका सीधा मुकाबला, उनकी नेक टू नेक फाइट कांग्रेस के बाबा हरदीप सिंह से एक साथ हो रही है। इन चुनावों की बात करें तो अब तीनों सीटें जीतने का दावा कांग्रेस कर रही है। कल तक कांग्रेस का दावा था कि 2 सीटें कांग्रेस पक्का जीतेगी और 1 सीट पर कांटे की टक्कर है, लेकिन अब कांग्रेस का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से, उनका जोश हाई है और कांग्रेस का कहना है कि अब 3-0 से भाजपा को मात दी जाएगी। लेकिन उधर भाजपा की माने तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से आश्वस्त है कि जीत तो इस उपचुनाव में विपक्ष की होगी और 3 की 3 सीटें भाजपा जीतेगी। ये भाजपा का पूरी तरह से विश्लेषण, हालांकि भाजपा भी पहले मान रही थी कि हम 2 सीटों पर जीत रहे हैं, 1 पर फाइट है, लेकिन अब दोनों ही पार्टियां, ये काफ़ी रोचक मामला हो चुका है, दोनों ही पार्टियां कल तक जहां मानती थी कि 2 सीटें जीतेगी, 1 पर कांटे की टक्कर है, लेकिन अब दोनों ही पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि क्लीन स्वीप करेगी, 3 की 3 सीटें जीतेगी। भाजपा भी 3 सीटें जीतने का दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस भी तीनों सीटों को जीतने का यहां पर दावा कर रही है। कल वोटिंग होगी और 13 को नतीजे आएंगे। अब दूसरी खबरों का रुख करें तो हिमाचल प्रदेश में पेंशन में अनुबंध कार्यकाल जोड़ने पर कर्मचारियों को जोर का झटका लगा है, क्योंकि एनपीएस के कर्मचारियों को बदलाव का विकल्प नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट से पारित आदेशों पर वित्त विभाग ने इसकी नोटिफिकेशन जारी की थी पिछले महीने। इस नोटिफिकेशन के क्लॉज में स्पष्ट कहा गया कि एनपीएस को, जिन्होंने पहले एनपीएस का विकल्प दिया था, उन कर्मचारियों को अपना विकल्प, अपना ऑप्शन बदलने की अब अनुमति नहीं मिलेगी। इस फैसले से नाराज हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का कहना है कि इस उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाएगी, मुख्य सचिव से मुलाकात की जाएगी, प्रधान सचिव वित्त के ध्यान में यह मामला लाया जाएगा। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से कर्मचारी हितों में यह फैसला सुनाया कि अगर किसी का अनुबंध का कार्यकाल है, उसे पेंशन के लिए, उसे 10 साल की पेंशन के लिए जोड़ लिया जाएगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से पारित आदेशों को वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश का वित्त विभाग गलत तरीके से पेश कर रहा है। इस नोटिफिकेशन को घुमाया गया है। कर्मचारियों को बिल्कुल इसका लाभ देने के हक में यहां पर हिमाचल प्रदेश का वित्त विभाग नहीं है। इसके चलते इस मामले को मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया जाएगा, क्योंकि जब जिन कर्मचारियों ने एनपीएस का विकल्प दिया तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश जारी नहीं हुए थे, हिमाचल प्रदेश में इसे लागू नहीं किया गया था, इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मान लिया है, ऐसे में उन तमाम कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाना चाहिए जिन्होंने पहले एनपीएस का विकल्प दिया था। अगर उनके 10 साल पूरे ओपीएस के लिए बनते हैं तो उनको ये ऑप्शन एक बार दिया जाना चाहिए। बहरहाल हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी पेंशनर्स की देनदारियों के लिए वित्त विभाग ने कमेटी कंस्टिट्यूट की है, कमेटी गठित की है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से अलग अलग 59 मामलों में रिटायर्ड कर्मचारियों को 6% इंटरेस्ट के साथ बकाया राशि देने के अलग अलग मामलों में, अलग अलग केसेस में ये आदेश जारी हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दुविधा जनवरी 2016 जनवरी 2022 के बीच रिटायर्ड हुए हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को है, क्योंकि उन्हें संशोधित वित्तीय लाभ नहीं दिए गए हैं। क्योंकि जब वे रिटायर हुए तब 6th पे कमीशन हिमाचल प्रदेश में लागू नहीं हुआ था। उन्हें पुराने वेतन भत्तों के साथ उन्हें तमाम ग्रेच्युटी या कैश जितना भी उनका बनता था उनका दे दिया, लेकिन जो संशोधित वेतनमान हुआ, जो उनकी देनदारियां बनती थी, जारी किए हैं। लेकिन वित्त विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है करीब 753 करोड़ रुपए इसके लिए देना पड़ेगा। और इसके लिए ये पैसा कहां से आएगा, क्योंकि जिस प्रकार से इनकी देनदारियां ये देनी पड़ेंगी, अब सरकार भी ये मान चुकी है कि इन पेंशनर्स को इनका हक का पैसा देना पड़ेगा। इसीलिए अब कमेटी को कंस्टिट्यूट किया गया है। हिमाचल प्रदेश में पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदार, इनके लिए तबादला नीति बनेगी या फिर स्टेट कार्डर होगा। ये 2 बड़े विकल्प के साथ 12 तारीख की मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला होगा, क्योंकि इसके लिए सरकार के आदेश पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एजेंडा तैयार कर दिया। इसमें 2 विकल्प रखे गए हैं। पहले विकल्प में कहा गया है कि स्टेट कार्डर इनका बनाना इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए एस्टेब्लिशमेंट से लेके कई तामझाम करने होंगे, लंबी प्रक्रिया होगी, सरकार पर आर्थिक
आर्थिक बोझ पड़ेगा। अगर सरकार की मंशा की पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदार इनको हिमाचल प्रदेश के भीतर कहीं भी तबादला के लिए इस प्रकार का प्रावधान रखा जाए तो इसके लिए एक पॉलिसी का प्रपोजल कैबिनेट के लिए रखा गया कि कैबिनेट इसकी मंजूरी प्रदान करे और इस आधार पर इनके तबादला को लेकर यह नीति लागू की जा सकती है कि किसी भी पटवारी को हिमाचल प्रदेश के किसी भी हिस्से में ट्रांसफर किया जा सकता, कानूनगो को भी और नायब तहसीलदार को भी, क्योंकि अभी तक का जो प्रावधान है उसमें पटवारी और कानूनगो जिले के भीतर ट्रांसफर होते हैं, जबकि नायब तहसीलदार को एक उस डिवीजन के अंडर ही ट्रांसफर किया जाता, दूसरे डिवीजन में भेजने का प्रावधान नहीं है। मसलन मंडल कांगड़ा मंडल का अगर कोई नायब तहसीलदार है उसे ऊना, मंडी या शिमला नहीं भेजा जा सकता, इसलिए यह प्रावधान किया है। हालांकि ऊना कांगड़ा का हिस्सा, माफ़ कीजिएगा, लेकिन उसे दूसरे डिवीज़न में नहीं भेजा जा सकता। लेकिन अब इस पॉलिसी में जो कैबिनेट का एजेंडा भेजा गया, ये तय किया गया है या अगर सरकार चाहे तो इनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी में बदलाव कर इन्हें हिमाचल प्रदेश के किसी भी हिस्से में ट्रांसफ़र करने की यहाँ पर पॉलिसी को अप्रूवल कैबिनेट दे, या दूसरा अगर इस पर सरकार या कैबिनेट राजी नहीं होती है तो फिर इनका स्टेट कार्डर बनेगा, यानी कि 12 की कैबिनेट में इस पर अंतिम फैसला हो जाएगा। दूसरा, हिमाचल प्रदेश के टीचर्स के टीचर स्टेट अवार्ड की पॉलिसी बनेगी। होम स्टे का मामला भी इस कैबिनेट में आएगा। स्कूल मर्ज करने का प्रपोजल भी इस कैबिनेट की बैठक में आएगा कि किन हिमाचल प्रदेश के स्कूलों को बंद किया जाए, इसकी क्या संख्या 5 रखी जाए या इससे कम ज़्यादा की जाए, किन किन स्कूलों को बंद करके वहाँ के स्टाफ को कहाँ भेजा जाए, टीचर्स को कहाँ भेजा जाए या बच्चों को कहाँ शिफ्ट किया जाए, इस पर भी कैबिनेट का एजेंडा तैयार हो चुका। अब देखना है कि 12 की कैबिनेट में ये एजेंडा लगता है या नहीं। रोजगार के नाम पर हिमाचल प्रदेश के युवा बेरोजगार जिस प्रकार से लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं बैच वाइज टीजीटी और जेबीटी की भर्ती को लेकर, और इन दोनों ही टीजीटी और जेबीटी का रिजल्ट तैयार हो चुका है। डायरेक्टर एलिमेंट्री से होगी, मेरिट में सबसे ऊपर होगा, उसे चॉइस का डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। जिनकी मेरिट में जो पिछड़ गए हैं उन्हें दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी भेजा गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि हमने प्रयास ये किया है कि वहाँ के आसपास के जिलों, आसपास के डिस्ट्रिक्ट में इन्हें स्टेशन अलॉट किए गए हैं। हमने इस तरह का प्रयास किया है। टीजीटी को इनरोलमेंट के आधार पर स्टेशन अलॉट किए गए हैं। जहां छात्रों की ज़्यादा संख्या है, टीचर कम है, वहां टीजीटी को अब नए सिरे से स्टेशन अलॉट किए गए हैं। जहां छात्र कम हैं लेकिन टीचर्स भी कम है, वहां टीचर्स को अलॉटमेंट उनको टीजीटी के स्टेशन अलॉट नहीं किए गए हैं। और इसकी डायरेक्टर एलिमेंट्री ने इसकी फाइल सेक्रेटरी एजुकेशन को भेज दी है। 11 तारीख को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस पर मीटिंग बुलाई, यानी कि 11 तारीख को इस पर फाइनल फैसला होगा। अगर मंत्री इस फाइल को अप्रूव कर दे हैं फिर 12 की कैबिनेट से पहले या 12 की कैबिनेट के दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी अलॉट किए गए स्टेशन की लिस्ट दी जाएगी, सूची दिखाई जाएगी। इसके बाद ही टीजीटी और जेबीटी की नियुक्तियों को लेकर जो है वो उनकी अपॉइंटमेंट लेटर उनके जारी किए जाएंगे, क्योंकि तमाम युवा चिंतित हैं, लंबे समय से बेरोजगार हैं, बैच वाइज भर्ती को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब माना जा रहा है चूंकि अब चुनाव का दौर खत्म हो जाएगा और कम से कम इन्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएंगे, इस तरफ ये आगे धीरे धीरे इस प्रक्रिया में आगे देखा जा रहा है। लोक निर्माण विभाग में भी पदोन्नतियों को लेकर पूरी तरह से रास्ता साफ हो गया, क्योंकि यहाँ पर 1.5 साल पहले पीडब्ल्यूडी की बात की जाए तो 1.5 साल पहले नौकरी छोड़ने का आवेदन कर चुके हमीरपुर के चीफ इंजीनियर जतिंदर को ईएनसी पद पर पदोन्नति मिल जाएगी। हालांकि उन्हें सरकार बीआरएस भी दे सकती है, बीआरएस के लिए उन्होंने अप्लाई किया करीब 2 महीने पहले। हालांकि उनका ईएनसी पद पर उनकी पदोन्नति तय मानी जा रही थी, लेकिन उनकी फाइल लंबे समय से पेंडिंग है, लंबे समय से लंबित है हिमाचल प्रदेश सचिवालय में। इसी बीच उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए बीआरएस के लिए भी आवेदन कर दिया है, लेकिन अब माना जा रहा है कि सरकार राजी होगी, उन्हें ईएनसी भी बना दिया जाएगा और उनकी जो रेजिग्नेशन है उसे भी एक्सेप्ट कर उन्हें बीआरएस पर उन्हें यानी कि उन्हें रिटायरमेंट दे दी जाएगी। एक्शन सीएससी पद के लिए भी अब सेक्रेटरी को डीपीसी की फाइल भेज दी है। इसी हफ्ते इसकी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। इनकी हिमाचल प्रदेश में अब और एससी बन जाएंगे, एक्शन सीएससी बन जाएंगे, इन्हें स्टेशन भी मिल जाएंगे। वित्त विभाग को इसकी फाइल भेजी गई थी, लेकिन वित्त विभाग ने साफ कहा कि इन पदोन्नतियों को लेकर किसी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई रुकावट का कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि एडिशनल चार्ज इसका पहले दिया गया था
दूसरे सचिव को, इसके रेगुलर सेक्रेटरी कोई और थे, लेकिन जब ये छुट्टी चले गए तो इसका चार्ज जैन साहब को दिया गया। जैन साहब ने इसमें ऑब्जर्वेशन लगाते हुए कहा कि यहाँ पर लिटिगेशन के कई मामले हैं और यहाँ पर पदोन्नति नहीं की जा सकती। इसकी फाइल वित्त विभाग से, माफ कीजिएगा, लॉ डिपार्टमेंट को भेजी गई, लेकिन लॉ डिपार्टमेंट ने अपना ओपिनियन दिया है कि एक्शन से एससी बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकार चाहे, डिपार्टमेंट चाहे तो इन्हें पदोन्नत कर सकती है। अब लॉ डिपार्टमेंट की इस ओपिनियन के बाद इसकी डीपीसी की फाइल सेक्रेटरी प्रधान सचिव देवेश कुमार को भेज दी है और माना जा रहा है कि इसी हफ्ते इनके पदोन्नति के आदेश भी जारी हो जाएंगे। इसी बीच एसडीओ से एक्शन पद के करीब 20 अधिकारियों की डीपीसी के लिए भी अब विजिलेंस क्लियरेंस के लिए लिख दिया गया, यानी कि अब इसी महीने अब एक्शन पद पर भी एसडीओ को बड़े स्तर पर करीब 20 के आसपास एसडीओ पदोन्नत हो सकते हैं। फीस रिफंड पॉलिसी पर यूजीसी ने इस साल सख्त नियम लागू कर दिए हैं। 23 मई पर छात्रों को फीस वापस न करने पर विश्वविद्यालय की मान्यता रद्द हो सकती है। डिफॉल्टर सूची में भी शामिल होंगे विश्वविद्यालय। छात्रों की फीस रिफंड न करने वाले विश्वविद्यालयों का यूजीसी बजट भी रुक जाएगा। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी किया है। 15 दिन के अंदर पूरी फीस वापस करने के यहाँ पर प्रावधान किया गया। यूजीसी ने इस साल की नई रिफंड पॉलिसी के नियम बनाए हैं, जिसे समझने की कोशिश कीजिए। दाखिला प्रवेश की अंतिम तिथि अधिसूचित होने से 15 दिन या इससे पहले सीट छोड़ने पर 100% भी फीस वापस करनी होगी। दाखिला प्रवेश की अंतिम तिथि अधिसूचित होने से 15 दिन के बाद 90% फीस वापस होगी। दाखिला प्रवेश की अंतिम तिथि अधिसूचित होने के बाद 15 दिन पर 80% फीस वापस करनी होगी। 15 से 30 दिन के बीच 50% फीस वापस करनी होगी। हालांकि दाखिले के 30 दिन बीत जाने या 1 महीना बीत जाने के उपरांत फीस वापस नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश में प्रिंसिपल प्रमोशन पर भी जल्द पदोन्नति होगी। शिक्षा विभाग ने एक बार फिर जिलों से मांगे प्रवक्ता व हेडमास्टर्स का पूरा रिकॉर्ड। वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन होगी। स्कूलों में 300 से ज़्यादा प्रिंसिपल के पद खाली हैं। 50-50, 50-50 की रेशो से प्रिंसिपल के पदों पर प्रमोशन की जाएगी। इसमें लेक्चरर व हेडमास्टर शामिल होंगे। टीजीटी से प्रवक्ता भी प्रमोट किए जाएंगे। 800 शिक्षक। शिक्षा विभाग की टीजीटी प्रमोशन लिस्ट तैयार है। नए टीजीटी की नियुक्ति पर मिल जाएगा प्रमोशन का तोहफा। आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। भ्रष्टाचार मामले में सीधे सीधे मुख्यमंत्री का नाम आना, उन्होंने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्होंने मुख्यमंत्री के अत्यंत करीबी लोगों के नाम आने पर भी चिंता व्यक्त की। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में ही बैठकर टेंडर की शर्तें तय कर दी जाती हैं। उन्हीं के इशारे पर लोगों को काम आवंटित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 175 करोड़ का टेंडर 245 करोड़ में दिया जा रहा है। हैरत की बात है कि जिस समय प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं उसी समय ये घोटाले धड़ाधड़ सामने आ रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा सरकार को किसी भी प्रकार का भय नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी और समर्थकों को जिस तरह से सत्ता का बल दिखाकर प्रताड़ित किया जा रहा है, इससे साफ हो गया है कि उन्होंने चुनावों में अपनी हार मान ली है। भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। इस मामले में प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रतिवादी सांसद हर्ष महाजन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। सिंघवी ने राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की बराबरी के बाद पर्ची सिस्टम से निकाले गए परिणामों को चुनौती दी है। प्रार्थी के अनुसार इस चुनाव के दौरान कानूनी प्रक्रिया की अनुपालना नहीं की गई और भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन को विजय घोषित कर दिया गया। याचिका में दिए गए तथ्यों के अनुसार राज्यसभा वोटिंग में दोनों ही उम्मीदवारों को 34-34 वोट प्राप्त हुए थे। इसके बाद पर्ची से नाम निकाले गए, लेकिन इस पर्ची सिस्टम में जिस तरह की बीजेपी प्रत्याशी को विजेता घोषित किया गया वह सरासर गलत है। पर्ची निकालने के हिसाब से जिस उम्मीदवार की जीत होनी चाहिए थी उससे उल्टा दूसरे उम्मीदवार को जितवाया गया, जो कानूनी रूप से बिल्कुल गलत है। इन आरोपों को आधार बनाते हुए प्रार्थी ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर रखी है।
किन्नौर जिला के शहीद रोहित नेगी का पार्थिव शरीर आज लगभग 9 महीने बाद पैतृक गांव तरांडा लाया गया। रोहित नेगी डोगरा रेजिमेंट में तैनात था। बीते साल अक्टूबर महीने में कश्मीर में ड्यूटी के दौरान कुछ अन्य जवानों के साथ रोहित नेगी ग्लेशियर में दब गए थे। उस दौरान एक शहीद जवान का शव मिला था, जबकि रोहित का पार्थिव देह 4 दिन पहले ही मिला है वहां पर। इसके बाद रोहित के पार्थिव शरीर को कारगिल से लाया गया, जहां से सीधे चंडीगढ़ और आज सुबह उनके पैतृक गांव तरांडा लाया गया। परिजनों व रिश्तेदारों को 2 दिन पहले इसकी सूचना दी गई थी। शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल लोगों ने उन्हें नम आंखों से आज विदाई दी। हिमाचल प्रदेश की क्रिकेटर रेणुका ठाकुर ने परिवार से पहले देश को प्राथमिकता दी है। दरअसल 19 और 20 जून को रेणुका के बड़े भाई की शादी है। इसी दिन एशिया कप में भारतीय महिला टीम का पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा मुकाबला होना है और मां ने फ़ोन करके क्रिकेटर रेणुका को बताया कि 19 और 20 जून को उसके भाई की शादी होनी है, घर आ जाना। लेकिन इस पर रेणुका ने कहा कि परिवार से पहले देश है। उन्होंने कहा कि भाई की शादी आप धूमधाम से मनाइए, आप कीजिए, लेकिन मैं इस शादी में नहीं आ पाऊंगी, मैं शादी में शामिल नहीं हो पाऊंगी। हालांकि बड़ी बात है कि ये रेणुका के सगे भाई की शादी है और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई के शादी का अहमियत क्या है, भाई के शादी की अहमियत क्या है। 19 जुलाई को ये शादी निर्धारित हुई है, लेकिन इस शादी के बुलावे को, ऑफर को उन्होंने पूरी तरह से ठुकराते हुए कहा है कि भाई की शादी मेरे बिना भी हो जाएगी, लेकिन अगर मैं टीम में शामिल नहीं हुई तो फिर टीम के लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए मुझे पाकिस्तान को हराना है और इसलिए टीम के साथ मेरा रहना जरूरी है। इसलिए मैं अपने सगे भाई की शादी में भी शामिल नहीं हो पाऊंगी। शिमला में एक बेरोजगार युवक के साथ नौकरी के नाम पर हजारों की ठगी का मामला सामने आया। एचपीएमसी में डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी लगवाने का झांसा देकर युवक से ठगी हुई। शिमला के निगम विहार स्थित सरकारी उपक्रम एचपीएमसी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नौकरी की पेशकश की। आरोपी ने शिकायतकर्ता को कहा था कि उसकी अच्छी जान पहचान है और वह उसे एचपीएमसी में सरकारी नौकरी लगवा देगा। शिकायतकर्ता ने बीते 20 जून को करीब 18,700 रुपये आरोपी को दे दिए। आरोपी ने जल्द नौकरी दिलवाने का आश्वासन दिया और उसे डाटा एंट्री ऑपरेटर पद की नौकरी ज्वाइनिंग लेटर भी जारी कर दिया। 1 जुलाई को उसे बताया गया कि नौकरी रद्द कर दी गई है। पीड़ित का माथा तब ठनका जब उसने आरोपी द्वारा जारी किए गए ज्वाइनिंग लेटर का पता करवाया तो वह फर्जी निकला। इसके बाद उसे ठगी होने का एहसास हुआ। हिमाचल प्रदेश में कल से मानसून फिर रफ्तार पकड़ेगा। कल सुबह कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 11 व 12 जुलाई को अनेक स्थानों पर भारी बारिश होगी। शिमला, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, सिरमौर में भारी बारिश का अलर्ट है। प्रदेश में 15 जुलाई तक मौसम खराब बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के चलते आज 42 सड़कें बंद रही, जबकि 121 ट्रांसफार्मर बाधित हुए और 48 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई।